इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से नहीं किया गया। एक आदमी अपने आप को पेश करने आ रहा है अदालत के सामने, और इन्होंने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सारा मोटरवे बंद कर दिया, एक लेन रखी कि सिर्फ इमरान खान अकेला इसकी गाड़ी निकले, ताकि पीछे से जो भी थे 40-50 गाड़ियां थी वो वहीं रुक जाए। वो वहां रोकी, और फिर उधर से मैं जब आगे गया तो जो रास्ते में रुकावटें आती गई, लोग पीछे से काटते गए ताकि इमरान खान के साथ कोई लोग ना हो। आखिर करते करते 4.5 घंटे मुझे लगे टोल प्लाजा से लेके पहुंचने तक। वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके पहुंचने से पहले कोई वजह नहीं थी, एकदम टीयर गैस शेलिंग हो गई। एक हम देख रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं पेशी देने जा रहा हूं, लोग साथ, और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे, लोग आम पता नहीं कहां से इर्द गिर्द से लोग आए, वो साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग हुई। ये भी हमने मौजज़ा देखा कि जैसी टीयर गैस शेलिंग हुई, तेज हवा चल रही हुई, वो उस तरफ चली गई हवा जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर मारे गए। वहां इंतशार होना था, इश्तियाल डलवाया गया। आखिर में मैं पहुंचा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे। 40 मिनट में वहां खड़ा रहा। उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टीयर गैस शेलिंग कर रही थी। यानी एक आदमी अपने आप को लेके जा रहा है जुडिशल अपने मैजिस्ट्रेट के सामने, यहां पूरी पुलिस 3 जगह से जमान पाक पे हमला हो रहा है कि जी ये मुझे उधर लेके जा रहे हैं, जो मैं पहले ही कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। और वहां पहुंच रहा हूं, सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहे हैं। और जब मैं अंदर जाता हूं, ये मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक नई चीज आज बताना चाहता हूं। जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है। लेकिन सिर्फ पुलिस नहीं भरी हुई, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने, पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। ये सिर्फ जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। तो मैं ये आज आपके सामने ये थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे, उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें, हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता, कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद में पता लगा कि खाली गाड़ियां हैं। 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने, और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें, ये नामालूम अफराद हैं, और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या हैं। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में है। और ये देखें, इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए, बाद में पता लगा कि खाली गाड़ियां हैं। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे यह बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और इन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोग, इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है। और मैं
अल्लाह ने बचाया मुझे। वो नाम मुझे बताता और जो नाम मैं सीन देखता, मुझे तो आंखों में नजर आ गया कि ये करने क्या जा रहे हैं। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटें मार रहे हैं, इश्तिहाल दे रहे हैं, इंतशार फैला के उसके अंदर इन्होंने मुझे कत्ल करना था कि जी ये देखें इंतशार में ये कत्ल हो गया। ये जो लोग 20 गए हैं, इनसे पूछें कि इनका मकसद क्या था अंदर जाने का। इनका मकसद मुझे कत्ल करने का था। तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, ये जितने भी मेरे ऊपर केसेस हैं, एक केस भी जेन्युइन नहीं है। ये केसेस सिर्फ मुझे अदालतों में यहां से निकाल के कत्ल करने के लिए। इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला, उधर भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये जाती मफादात, यहां अरबों रुपया है, मुल्क से बाहर भी पड़ा हुआ है, यहां आगे इनको पैसा नजर आ रहा है, मुल्क का दिवालिया निकल गया है। ये पैसे बनाने के चक्कर में इनको खतरा ये है कि इमरान खान आ गया तो ये जो हमने इतनी मेहनत से पैसे चोरी किए हैं और जो हमारे बाहर पैसे पड़े हैं और आगे बनने हैं, वो होने नहीं देगा। ये अपने मफादात के लिए करने जा रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में किस किस्म का इंतशार फैलेगा उसके बाद। इनको कोई फिक्र नहीं है कि दुश्मन भी वो नहीं करना चाहता, इस मुल्क से नहीं करेगा जो ये करना चाहते हैं। अभी तक दुश्मन भी वो नहीं कर सकता था जो जब से इन चोरों को हमारे ऊपर एक एक्स आर्मी चीफ ने मुसल्लत किया, वो दुश्मन भी इतना रिजल्ट नहीं ले सकता था जो आज पाकिस्तान की तबाही की है। अब ये जो अगला फेज है, इमरान खान को कत्ल करने का जो फेज है, इनको फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना है, इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना। मुल्क में जब इंतशार आएगा, इनका कोई स्टेक नहीं है, इनको पता है इंतशार आएगा। नवाज शरीफ ने कहा जी महीना लगेगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। अगर महीने में मुल्क की तबाही हो गई तो आप उस नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा? डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, सारा टब्बर बाहर वैसे ही है, बिजनेसेस बाहर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उजरदारी की भी सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, होटल इसने लिए हुए बेनामी, ऑफशोर अकाउंट्स पड़े हैं इनके। इनको तो डॉलर में पाकिस्तान का रुपया गिरे, मुल्क तबाह हो, इनका क्या स्टेक है? स्टेक हमारा है, हमारी तरह के लोगों का, जिनका जीना मरना इस मुल्क पे है। ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, वो सारों को आज समझना चाहिए कि ये जा किधर रहा है मुल्क। यानी ये मुझे मारने के लिए इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाना है, मुल्क की फिक्र नहीं है। तो मैं अदब से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं मजबूर हूं रिक्वेस्ट करने के लिए, आप अगर ये फिल्म देख लें, मुझे ये बताएं कि जब वकीलों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये कौन सी वीआईपीज थे जिनको अंदर जाने दिया? और शक्लें देखें इनकी, क्या ये कोई वकील थे? क्या इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है? इनका मुझे पता है क्या बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड है जो कि वजीराबाद में पूरा प्लान करके मुझे मारने की कोशिश की गई। तो मैं आज आपसे पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मुझे ये घर से बाहर मैं निकलता हूं, आप मेरी जान खतरे में होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो भी इन्होंने, ये जो मोहसिन नकवी से घटिया आदमी, ये क्रिमिनल आदमी है, इससे पहले पूछे इसके पास पैसा कितना था, आज अरबोपति बन गया, किधर से पैसा है? जरदारी का बेटा क्या होगा? ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, जो मेरे लोग हैं उनको ये रोक लेते हैं जो थोड़े से हैं, और वो तो नहीं सिक्योर कर सकते जिस तरह की थ्रेट है, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है, ये मैं इतने बड़े ट्रैप के अंदर ये मुझे लेके जा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर से जल्दी से वो आया और उसने कहा निकलो यहां से, ये तो कुछ और गेम बनी हुई है, यहां ये जेल की नहीं है, जेल से आगे की। तो इसलिए एक तो मैंने ये बात कही। दूसरा, कल से हमारे सारे सीनियर ऑफिस बेरर्स जो हैं पार्टी के, सबके घरों के अंदर अटैक्स हो रहे हैं।
जमशेद चीमा और मुसरत उनकी बीवी, उनके घर 3 बजे पुलिस आती है रात के, 2 घंटे उनके घर बैठी रहती है, चीजें तोड़ देती है। क्या उनका जुर्म किया? किस तरह आए घुसे किसी के घर के अंदर? जिस तरह मेरे घर में आके सारी चीजें चोरी करके ले गए, उनके घर से भी चीजें चोरी करके ले गए। ये है पुलिस का आज इमेज जो ये जो आईजी है और ये जो सीएम है ये जो कर रहे हैं। बदनाम पुलिस हो रही है, वजह इनकी है, डरा धमका रहे हैं। जितने भी सीरीज हैं उनके बाहर पुलिस खड़ी थी, रात पुलिस पहुंच गई डराने के लिए, धमकाने के लिए। हसान न्याजी वो बेल लेता है इस्लामाबाद से एंटी टेररिज्म की, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी, वो बेल लेके बाहर निकलता है, वीगा में उसको उठा के ले जाते हैं, एबडक्ट करके ले जाते हैं। कौन से कानून के तहत? अली अमीन यहां से जा रहा होता है कल रात वापस, चेक पॉइंट पे उसकी गोलियों, पूरी पुलिस खड़ी होती, गोलियां चल जाती है उसकी गाड़ी के ऊपर, और फिर वही कि पहले उसके ऊपर गोली और पुलिस कहती है जी हमें इसने गोलियां चलाई हैं। वो जिस तरह उसको जिले शाह को जिस तरह बेदर्दी से तशद्दुद करके मारा बेचारे को गया और मर्डर केस मेरे पे डाल दिया, वो यहां से कोई गैर कानूनी तौर पे मेरे घर के दरवाजे तोड़ के यहां घुसे और यहां के जी क्लैशनिकोव्स मिल गई हैं तो उनको पता नहीं क्या मिल गया, और पता नहीं कोई प्लास्टिक बोतल के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मिला है। ये इनको जिस तरह अल्लाह इनके झूठ एक्सपोज करता है, यानी इनको शर्म भी नहीं है कि इस तरह की चीजें मेरे घर पर डाल दी, बजाय गैर कानूनी मुजरिम पेशा लोग इस घर में आके सब कुछ तोड़। बेचारे कमजोर से नौजवानों, नौकरों को उठा के ले गए, नौकरों को मारा इन्होंने। वो बेचारा खनसामा सफीर, वो बेचारा सूखा साथ, उसको डंडे मार के उठा के ले गए। ये कौन सा कानून है? सारी जगह जिधर से हम सुनते हैं कि जी कोई बाहर आ गए, या पंजाब में तो इन्होंने पूरी एक हरासा फैलाया हुआ। इनसे फैसला किया कि हमने मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना है। अब पता चले जी कल अदालत फैसला करेगी। हमें कहा कि हां बुध को आप कर सकते हैं, अब कल पे चला गया और वहां पूरा स्टेज सेटअप करना है, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इनका कैंपेन भी रोकी जाए, ये इलेक्शन ना कर सके, इनके लोग भाग जाएं, सीनियर लोगों को डरा दें। तो पहले तो मैं अपनी अदलिया देखें, हमें होप सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया से है, हमारी ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करें। लेकिन मैं आज से सारे हम इन सब सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। जिस तरह का इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया लोगों पे, हम सारे सबूत इकट्ठे करके ये सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को आज हम भिजवा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को अप्रोच कर रहे हैं। मैं सारे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स हैं, आप सारे वहां जाके जो पॉलिटिशियंस हैं मुकामी, सबको बताएं कि ह्यूमन राइट्स जिस तरह की वायलेशंस आज पाकिस्तान में हो रही हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं। हमारी जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, किसी को आइन की फिक्र नहीं है। अभी तक जो इलेक्शन करवाना था, मुझे बताएं 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो यहां तो कोई इलेक्शन की फिजा ही नहीं बनने दे रहा है। पहले हमारी रैलीज के ऊपर अटैक कर दिया, जो पहली दिन थी उसके ऊपर उन्होंने, जिस जिले शाह बेचारा शहीद हुआ, कितने वर्कर्स को मारा, और अब फिर जो जलसा करना था ओपनिंग, उसके ऊपर वो परमिशन नहीं दे रहा है। तो यहां तो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आइन का कत्ल हो रहा है। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से मैं कह रहा हूं आज अप्रोच करेंगे, फॉरेन कैपिटल्स को अप्रोच करेंगे, अपने पीटीआई के जो चैप्टर्स हैं दुनिया के अंदर उनके जरिए, और उसके अलावा हम अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपके सामने जो वायलेशंस हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, कोई यहां कानून नहीं रह गया। जंगल का कानून है, माइट इज राइट, उसके मुताबिक इस वक्त यहां हर किस्म का हरासा, खौफ फैलाया जा रहा है। उसके बाद एक और कोशिश क्या हो रही है कि यहां हमारे एक तकसीम करने की कोशिश हो रही है। पहले तो जो यहां हमारे वर्कर्स, पश्तून जो भी हमारे साथ आए हुए थे, उनको तालिबान डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जी ये कोई दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है। इंतशार फैला रहे हैं
کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا, اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی, میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں, میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے, کوئی قانون سے وہ اوپر ہے, وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو, اس کو پکڑو, اس کو معاف کر دو, میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی, کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی, وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا, جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی, جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے, کسی طرح انتشار پھیلے, لوگوں کو جوش آئے, وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے, دیوار توڑ دی, دروازہ توڑ دیا, چیزیں لوٹ کے لے گئے, کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں, ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے, وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے, نفرتیں پھیلا کے, اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا, انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے, باقی کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے, تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا, انتشار پھیلا کے, ڈیوائڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں, ان کے خلاف نفرت پھیلا دی, کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو. اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ, صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے, اتنا بڑا کرائسس ہے, ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا, ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے, ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے. لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو, اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں, فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے, اتنے بیگز لے کے, میں نے باہر نہیں بھاگنا, میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں, اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے, اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں, یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے.
اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا, سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب, کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے. ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے. وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی, بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے, کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک, لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ, کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے, بھیڑ بکری ہیں, اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی سیئنگ ہے, بڑا دانشور تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا. اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں, ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں, خدا کے واسطے ہوش کریں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں, ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے, کسی کی مدد نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے, معیشت کو اٹھائیں. اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے. اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو, یا جو میں نے مسائل پروگرام کو. یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا, اب آئی ایم ایف تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں, یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ مجھے مارنے کی سازش تھی, یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یہ نامعلوم افراد کون ہیں, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا. جیل میں نہیں تھا, جیل بھی پلان تھا, لیکن مارنے کا پلان تھا. اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا, گولیاں چلائی, اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر, اس کو لے کے جا رہے ہیں, سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے, پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا
کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.